अभिवादन साथियों, मैं हूं अरुण खोटे और आज हमारे साथ जेएनयू के स्कॉलर, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के महत्वपूर्ण पत्रकार, लगातार विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पे लिखते रहने वाले डॉक्टर अभय कुमार आज हमारे साथ हैं। 18 दिसंबर को राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बिहाफ पे उनके बयान को का लिखित बयान को पढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में टिप्पणी की, उसको लेकर के एक पूरा हाहाकार मचा हुआ है। पूरी संसद ठप्प पड़ गई है और संसद ही नहीं, संसद के बाहर भी। खासतौर पर देखने में यह आ रहा है कि अमित शाह के बयान को या उनकी की गई टिप्पणी को वापस लिए जाने की बातचीत चली शुरू में, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए या जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है वो टिप्पणी किस प्रकार से की गई और उससे जो संदेश निकल के आया उसको पूरे देश ने कैसे लिया। अमित शाह ने तो महज 14-15 सेकंड की जो टिप्पणी की, उसपे उन्होंने 6 बार अंबेडकर 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 बोला। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला, वह उनके अंदर और पूरी की पूरी भाजपा की मानसिकता के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से ये पूरा का पूरा हिंदुत्व को लेकर के चलने वाला जो राजनीतिक तंत्र है, वो किस तरह से घबराया हुआ रहता है। लेकिन अनजाने में या शायद जानबूझ के, क्योंकि जैसा कि तमाम सोशल मीडिया में जो 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 खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार उस लिखित बयान में का अमित शाह के द्वारा बोला गए शब्द, वो बेसिकली उस लिखित बयान का हिस्सा थे और वो राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल कर लिए गए। इसकी किसी भी तरह की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ये चल रहा है। सवाल ये है, ये जो पिछले 3 दिन की घटना हुई, इसको 2 हिस्सों में देखने की आवश्यकता है। एक तो आखिर क्या कारण रहा कि डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से कोट किया गया, और जब अगर ऐसे कोट किया गया तो उसके पीछे कोई सोची समझी नीति थी, कोई राजनीति थी। इन तमाम चीजों को लेकर के हम डॉक्टर अभय कुमार से बात करेंगे। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कल जब संसद के परिसर में संपूर्ण विपक्ष डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति में माल्यार्पण करने के बाद इस मुद्दे को लेकर के 2 कतारों में जिस समय संसद की तरफ बढ़ रहे थे, उसी समय बीजेपी के सांसदों ने लाठियों में बंधे हुए पोस्टरों के साथ उनको पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की, जिसके चलते धक्का मुक्की हुई, 2 सांसद घायल हो गए। और उसी के कुछ समय बाद एक बीजेपी की सांसद, नागालैंड की सांसद, उन्होंने स्पीकर के पास जाकर के शिकायत की कि राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ अभद्रता की है। आश्चर्य की बात है कि संसद का जो चप्पा चप्पा जिस तरह से सीसीटीवी से घिरा रहता है और जिस तरह से पूरा का पूरा राष्ट्रीय मीडिया संसद को घेरे हुए था, उस जगह पे उपस्थित था, इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक इस पूरी परिघटना का कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। जो 2 सांसद इस धक्का मुक्की में घायल हुए, उनके बयान है, उनमें से एक का बयान है कि उनको राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन अभी तक इसकी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है जो यह स्पष्ट करे कि इस घटना में का राहुल गांधी से कोई लेना देना है। लेकिन सांसद पप्पू यादव का कहना यह है कि जिस समय ये धक्का मुक्की की घटना हुई, उस समय राहुल गांधी वहां थे ही नहीं। खैर, कल की जो धक्का मुक्की और संसद के बाहर जो घटनाक्रम हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। हम यहाँ पहले चरण में बातचीत करेंगे डॉक्टर अभय कुमार से कि ये जो अमित शाह ने जिस तरह से एक बहुत ही नकारात्मक और घृणास्पद तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, उसके पीछे क्या मानसिकता काम कर रही है और इसका क्या प्रभाव देश में पड़ सकता है। डॉक्टर अभय कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण खोटे जी, और जस्टिस न्यूज के प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए या जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो खिदमत थी, उसकी वजह से
भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, यानी राजनीतिक तौर पे बराबरी है। 1947 के बाद से जो भी परंपरा हमारे देश में अपनाई गई, वो एक मायने में ये क्रांतिकारी था कि जिस दलित को, जिस पिछड़े समाज को, जिस महिला को आपने इंसान के बराबर नहीं समझा, अगले रोज से वो भी 1952 के आम चुनाव के बाद वो भी वोट देने जा सकता है, वोट दे सकता है। 2014 में बीजेपी के शासन में आने के बाद शुरुआत से देखें तो भीमा कोरेगांव से शुरू करें और उसके बाद निरंतर हम 2016 में आए, 2019 में आए। दलित वर्ग जो है निरंतर पूरी की पूरी हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देता रहा है। 2016 में जेएनयू में जो कांड हुआ, उसके केंद्र में सबसे पहली बार संविधान का इस्तेमाल किया गया राजनीतिक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने के लिए। यह कहना चाहिए कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के बारक्स एक संविधान केंद्रित राजनीति को खड़ा करने का प्रयास हुआ। 2019-20 में जिस समय सीए को लेकर के आंदोलन हुआ, संविधान फिर से केंद्र में आ गया और इस पूरे 2016 हो चाहे 2020 का सीए का आंदोलन हो, हमने ये देखा कि संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को लेकर के सारे प्रदर्शन हुए। हर प्रदर्शन में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र होता था और साथ में संविधान की प्रतियां भी लेकर के लोग खड़े होते थे। लेकिन 2020 से 2024 तक आते आते आज हालत ये हो गई कि कल जब संसद के परिसर के बाहर संपूर्ण विपक्ष डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर के जब अपना तीखा विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तब वो भी जय भीम और जय भीम के नारों से नारे लगा रहा था। ये क्या आप एक नया शिफ्ट देख रहे हैं कि जो जिस जय भीम के नारे को अब तक दलित या आदिवासी या ओबीसी का एक हिस्सा या एक बड़ा हिस्सा निरंतर इस्तेमाल करता था, आज पूरी की पूरी देश की विपक्ष की राजनीति उसी जय भीम के नारे के सहारे हो गई है। और कहीं आप इस पे भी कोई टिप्पणी करेंगे कि कहीं ना कहीं जो जय श्री राम का नारा 2012 से चल रहा था, उसके बारक्स जो उसको चुनौती देते हुए जो जय भीम का नारा चल रहा था, वो आज संपूर्ण विपक्ष और देश के प्रमुख हिस्सों ने स्वीकार किया है कि यदि हिंदुत्व के नारे को अगर चुनौती देना है तो जय भीम का नारा उसके बारक्स सबसे ज्यादा बेहतरीन विकल्प है। अभय जी। जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। हम इस सवाल पे कुछ सेकंड के बाद आते हैं। तो जो मैं बात अपनी पूरी कर रहा था कि ये जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो मजबूरी की वजह से वो कई बार क्या है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो सवर्ण लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कम है, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो ये विरोधाभास जो है वो आपको जो भी हिंदुत्ववादी राजनीति जो करते हैं उनके पर्सनालिटी में आप दिखेगा। अब आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये अंबेडकर आंदोलन की ताकत है। इसमें किसी ने कोई अंबेडकरवादी संगठन को कोई दान या कोई चैरिटी का काम नहीं किया है, या उनका कोई दिल बहुत परिवर्तित नहीं हो गया। ये आप जैसे लोग जो दिन रात काम करते हैं, बगैर किसी संसाधन के काम करते हैं, और दलित और आदिवासी और पिछड़े और वंचित की खबरों को हर जगह पहुंचाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को हर जगह पहुंचाते हैं, सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जब ये आंदोलन तेज हुआ, उसके बाद से उनको और ज्यादा घबराहट हो गई कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लेंगे, हम जय भीम का नाम नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि हम सत्ता में नहीं बने रहेंगे। इसी बीच जब अमित शाह जी 18 दिसंबर को 2 रोज पहले जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो उनके दिमाग में ये बात थी कि आज तो दलित समाज के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। और विपक्ष, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष भी बाद में बहुत देरी के बाद उसको भी रियलाइज हुआ कि हमको अंबेडकर जी के नाम को, हमको दलित समाज के मुद्दे को और जोर शोर से उठाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के अंदर में भी एक लॉबी नहीं है, वहां पर भी ताकतवर लोगों की लॉबी है जो चाहते नहीं है कि अंबेडकर जी का नाम आगे बढ़े। लेकिन खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी और बाकी लोग जो हैं उनको भी समझ में आ रही है कि नहीं, अंबेडकर का नाम लेना होगा। वामपंथी लोग भी अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में
जिस तरह से संविधान का, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इशू बनाया गया और जिस तरह से विपक्ष ने घूम घूम के कहा कि ये जो पार्टी है, जो बीजेपी है, अगर वो ब्रूट मेजोरिटी के साथ वापस आ जाएगी तो ये संविधान को बदल देगी। और ये बात वो लोग कोई हवा में नहीं कह रहे थे, उनके जो सांसद हैं उन्होंने ये बात जो है ये कही है, उसके फुटेज हैं, उसके वायरल वीडियो हैं। तो इस वजह से अमित शाह जी बिल्कुल घबराए हुए थे और इस पूरी नर्वसनेस में मोदी जी तो कभी आते नहीं है फ्रंट पे, जहां भी थोड़ी मुश्किल की पोजीशंस होती है वहां वो दूसरों को भेज देते, यानी मोदी जी वहीं बोलेंगे जहां हर चीज मैनेज्ड है और जहां पर भी थोड़ा सा मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और जहां पे सवाल जवाब का मौका होता है वहां वो दूसरों को कर देते हैं। तो वहां जो अमित शाह जी गए तो उनके मुंह से पेट में दबी हुई जो बात थी वो बाहर आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप देखिए चरण दर चरण, यदि 2014 में जिस समय मोदी जी आते हैं, भीमा कोरेगांव होता है और दलितों का एक जबरदस्त प्रतिरोध सामने आता है। उसके बाद चाहे फिर हाथरस कांड हो या अन्य जो विभिन्न क्षेत्रों में जो दलितों के साथ जो तमाम अत्याचार उत्पीड़न हुए, उसपे सबसे ज्यादा सड़क पे उतर के आंदोलन जो है दलितों ने किया। जिस तरह से इस सरकार का कामकाज का तरीका रहा, उसके चलते अधिकतर आंदोलन या तो खत्म हो गए। सवाल ये है कि पहले चरण में दलितों ने आंदोलन किया 2016 तक। 2016 से संविधान की बातचीत होनी शुरू हो गई क्योंकि बीजेपी के तमाम नेतागण, तमाम पदाधिकारी, तमाम सांसद संविधान बदलने की बात कर रहे थे और जो वो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, त्यों तो सबसे ज्यादा सुगबुगाहट या बेचैनी अगर देखी गई तो वो दलित वर्ग में देखी गई, क्योंकि वो संविधान को ही अपने पूरे विकास का और अपने पूरे सम्मान का, अपने पूरे वजूद का एक आधार मानता। आज जब अमित शाह ऐसा कुछ कह रहे हैं तो क्या ये एक नई शुरुआत होने जा रही है जिसपे जय भीम और जय श्री राम आमने सामने हैं और इसको विपक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि यदि अगर अभी तक जिस जय श्री राम के नारे का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था वो उन्हें जय भीम में मिल गया है। अरुण जी, अगर ऐसा हो कि जय भीम का नारा गूंजे तो हमें और आपको बहुत ही खुशी होगी और हम चाहेंगे कि विपक्ष जो है जिस तरह की वो राजनीति कर रहा है और जिस तरह से बहुत प्रमुखता के साथ और बहुत कन्विक्शन के साथ जिस तरह से अंबेडकरवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है वो ये कंटिन्यू करें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ चुनावी और सिर्फ इलेक्टोरल कैलकुलेशन को ही ध्यान में रख के ऐसा वैसा कर रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा लेके चले। और देखिए, हम आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसके माध्यम से हम नौजवान लोगों को, हम देश की जो जनता है, हम सब लोगों को, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के भी जो लोग हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए, इस देश में मुक्ति की राह जो है वो धार्मिक उन्माद नहीं हो सकता है। इस देश में मुक्ति का राह जो है वो सांप्रदायिकता नहीं हो सकती है। इस देश में खुशहाली का जो रास्ता हो सकता है वो हिंदू मुसलमान कट्टरवाद मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं हो सकते हैं। इस देश में खुशहाली का जो रास्ता है वो है जय भीम का रास्ता। इस देश में जो खुशहाली का रास्ता है वो बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी उन पर गुजरा वो सारी बातें वो लिख के गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कहानियां हैं जिसके ऊपर कोई आके उसके अंदर में कोई मिलावट कर सकता। जब भी किसी अम्बेडकरवादी से यदि इस जय भीम के संदर्भ को पूछा जाए या ये जय भीम कहा क्यों जाता है तो उनका कहना होता है जय भीम का के नारे का मतलब है समता, समानता और बंधुत्व का मूल्य। जब जो भी जय भीम बोल रहा है वो इन तीन मूल्यों को पर विश्वास भी करता है और उसे अपने जीवन में पालन भी करने की दिशा में जाता है, ऐसा मानना है अम्बेडकरवादियों का। अब सवाल ये है कि जिस समय पूरा विपक्ष जय भीम के नारे को लगा रहा है और आज जैसे पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह की तमाम फुटेज दिख रही है देश के अलग अलग जगहों से, चाहे फिर कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, अलग अलग जगह बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, छोटी छोटी जगहों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जिस तरह से पूरी की पूरी मोदी सरकार बहुत ही आक्रामक रूप से के साथ आगे आई है, राहुल गांधी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा भी लग गया है, तमाम सारी चीजें हैं, तो हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या परिस्थितियां पैदा होने की संभावना हमें आगे दिख रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो नर्वस हो चुकी है
वो पूरी तरह से बौखला गई है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपसे बात करने से पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक व्याख्यान है, एक लेक्चर है जो उन्होंने 22 दिसंबर 1952 को पुणे में दिया था और उस लेक्चर में वो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को कैसे कामयाब किया जाए। और अंबेडकर साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी को ऐसा मत समझिए कि एक दिन डेमोक्रेसी आ गई और आप सो गए, उसके बाद डेमोक्रेसी का कुछ भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी फेल भी होंगे अगर आपने डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश नहीं की। और उसमें बाबा साहब अंबेडकर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है, एक बहुत ही मजबूत विपक्ष की जरूरत है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती है। और बाबा साहब अंबेडकर ने खोल खोल के कहा कि लोकतंत्र में और जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, जो उसमें क्या फर्क है। लोकतंत्र में जो सत्ता होती है उसका उस पर सवाल उठाया जाता है। सरकार जो होती है उसके ऊपर अपोजिशन पार्टियां जो होती हैं हमेशा उसको क्या कहे वॉचडॉग के तौर पे काम करती हैं। और जो अधिनायकवाद है वहां पे क्या होता है कि वहां पे कोई किसी से सवाल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने जो कह दिया, एक पार्टी ने जो कह दिया, सबको मानना पड़ेगा। तो जो कुछ भी नरेंद्र मोदी जी या जो कुछ भी भाजपा की सरकार कर रही है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जिस मजबूत विपक्ष को आदर करने की बात कही है उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी हो या दूसरे जो नेता हो अपनी बात रखने से जिस तरह से उन पर रोका जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, इसमें कई सारे एमपी को चोट भी आई है। मुझे लग रहा है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है और सरकार को बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके बेहतर है कि वो अपनी गलती को माने। और अमित शाह जी को, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि उनके मुंह से अंबेडकर जी का अपमान हो गया, लेकिन आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। ये तो अभी तो बहुत ही टकराव की तरफ मामला चला गया है और आज संसद खत्म हो गई है। संसद का ये सत्र खत्म हो गया है। तो अब विपक्ष के सामने सड़क है और जनता है, उसके बीच में जाना है। पिछले दिनों हम लोग लगातार देख रहे थे कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के बीच में तमाम तरह से टूट की खबरें आ रही थी, तमाम उनके बीच में टकराव हो रहे थे, तमाम चीजें आ रही थी। लेकिन इस एक घटना ने पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ दिया। क्या इस जुड़ाव को और पुख्ता करने की उम्मीद है आपको कि ये सारा विपक्ष एक साथ नए सिरे से आगे बढ़ेगा? क्योंकि सरकार का तो साफ दिख रहा है कि वो अभी और ऑफेंसिव होने की दिशा में जाने की लगातार दिशा में है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो विपक्ष है ये भी कई बार अपने निजी स्वार्थ को लेके कई बार आपस में लोग लड़ते हैं और यही वजह है उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछली बार, लेकिन और परफॉर्मेंस बेहतर होती और शायद ये लोग सरकार भी बना पाते। तो मैं तो विपक्ष से यही अपील करूंगा कि आज के दौर में जो सत्ता पक्ष इतना मजबूत हो गया है, वो कुचल रहा है जो भी उसके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं और जो भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आपको सही मायनों में लोकतंत्र को बचाना है तो अभी आप अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसको ताक पे रख दीजिए, एक साथ आइए और हम लोगों के पास अंबेडकर जी की जो विचारधारा है वो हमारे लिए मशाले राह के तौर पे काम करे। और अंबेडकर जी ने बार बार इस बात को कही है कि देखिए आज जो कुछ भी हो रहा है, अरुण सर ये बात अंबेडकर जी ने 1952 में कही कि जो मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष की बातों को दिखाता है क्योंकि उससे उसको एडवर्टीजमेंट लेना है, उससे उसको पैसे लेने हैं और विपक्ष की बातों को दबा देता है। आज का मीडिया विपक्ष की बातों को दबाएगा भी और विपक्ष को खलनायक बनाएगा। अब तो सोशल मीडिया ने भी सीधे-सीधे जैसे पहले बात मान जाता था, जैसा उसको डायरेक्शन किया जाता था, जैसे निर्देश दिए जाते थे, वैसे मान लेता है। जिसका कल एक उदाहरण सामने आया जब कांग्रेस प्रवक्ता ने एक प्रिंट आउट दिखाया एक मेल का, जिसपे एक्स की तरफ से यानी ट्विटर की तरफ से सभी सांसदों को और प्रमुख नेताओं को ये मैसेज भेजा गया कि हम हमको सरकार के द्वारा ये निर्देश किया गया कि अमित शाह से जुड़े जितने भी चित्र, फोटो या वीडियोज हैं उनको वो अपने एक्स से हटा दे। और एक्स ने कहा लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम अभिव्यक्ति की आजादी को पर विश्वास करते हैं और इसलिए हमने कोई भी वीडियो या चित्र जो हैं अमित शाह के वो एक्स से नहीं हटाए। तो एक तरह से देखिए कि इस प्रकार की भी कोशिश हो रही।
डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ 18 तारीख को ही अपमान नहीं हुआ। दरअसल कल डॉक्टर अंबेडकर का और बड़ा अपमान पूरी बीजेपी ने सामूहिक तौर पे कर दिया। वो उस समय कि जब उन्होंने एक एक विपक्ष के लोग जब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उस चित्र को, उस फोटो को पिक करके उसको थोड़ा सा उसमें डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे की जगह जॉर्ज सोरोस की फोटो को लगा करके पूरा वायरल किया गया। ये जो डॉक्टर अंबेडकर के फोटो के साथ ये जो छेड़छाड़ है, ये मैंने कम से कम पिछले 20 साल में या कभी भी मेरी निगाह में नहीं आया। आमतौर से डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने की तो घटनाएं आती हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के चित्रों के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़, वो भी ठीक संसद के क्षेत्र के अंदर सांसदों के द्वारा, एक सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, आप इसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि अगर इस देश में हिंदू राज अगर आ जाए तो ये क्लेमिटी होगा, ये आफत होगी, ये विपत्ति होगी, ये दुख का समय होगा, ये बर्बादी का समय होगा। और जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, इनके आंखों में, इनके दिमाग में, इनके ऊपर एक ही भूत सवार है कि हम हिंदू राज, और वो हिंदू राज भी नहीं, वो ब्राह्मण राज को हम स्थापित कर दें। तो अंबेडकर की विचारधारा और आरएसएस बीजेपी में कोई मेल ही नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है समता, बंधुत्व और आपको आजादी की बात कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति क्या कह रहा है कि नहीं, तुम असमानता को बनाए रखो। एक व्यक्ति स्वर्ग और नरक की बात कर रहा है, आरएसएस लोग स्वर्ग नरक कर्म कांड की बात कर रहे हैं, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि स्वर्ग नरक का खंडन है, ईश्वर का खंडन है, परलोक का खंडन है। असली धर्म वही है जिसमें मानवता का कल्याण हो, जिसमें तर्क हो, जिसमें रैशनैलिटी हो, जिसमें प्रज्ञा हो। और अंबेडकर जी ने तो तमाम हिंदू धर्म को उन्होंने खारिज किया है। अंबेडकर जी तो ये यहां तक उन्होंने कहा है, द सोल ऑफ हिंदू रिलीजन, द सोल ऑफ हिंदुइज्म इज कास्ट सिस्टम, यानी हिंदू धर्म की जो आत्मा है वो कास्ट सिस्टम है। तो जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग कैसे अंबेडकर को पसंद करेंगे? ये देखिए, भारत का लोकतंत्र है जिसकी वजह से उनको अंबेडकर जी की तस्वीर पे गुलपोशी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप आर्टिफिशियल तरीके से और नकली तरीके से किसी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी को अपना हीरो मानते हैं, जो दिल के अंदर में जो बात होती है, जब क्राइसिस का मोमेंट आता है, जब नर्वस होते हैं, तो आपके मुंह पे वो बात आ जाती है। जिसके दिल में ये भरा हुआ है कि हमको ब्राह्मण राज को लाना है, वो कैसे अंबेडकर को पसंद करेगा? इसलिए विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए कि उनको भी ये तय करना पड़ेगा कि ये नाटक नहीं चलना चाहिए। अंबेडकर जी के रास्ते पे चलिए, वंचित समाज को लेकर चलिए, क्योंकि अंबेडकर जी लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं कह के अब अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अंबेडकर जी का जो कॉन्सेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें सिर्फ दलितों की भलाई की बात नहीं है। मैं सवर्ण लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जरा आप जाके पढ़िए और सुनिए। अंबेडकर को कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए किया है और अपर कास्ट का विरोध किया है। गलत है। अंबेडकर जी ने कहा कि डेमोक्रेसी का काम होना चाहिए, लोक कल्याण करना। तो जब लोक कल्याण होगा, जब अमीरी गरीबी की खाई कम होगी, जब सरकार रोजगार और शिक्षा पे खर्च करेगी, तो इसका फायदा सवर्ण समाज के बच्चों को भी मिलेगा जिनको शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है और वो भटक रहे हैं। इसलिए अंबेडकर जो हैं वो हमारे लिए लीडर हैं। हमारे लिए धार्मिक कट्टरता जो है उसका रास्ता गलत है। मंदिर मस्जिद में अपने बच्चों को न भेजिए, उस झगड़े में न भेजिए, मुसलमानों से झगड़ा मत कीजिए, बल्कि अंबेडकर जी का जो रास्ता है, समता का जो रास्ता है, उस पे चलिए। और विपक्ष को भी इसको संजीदगी से लेना होगा। अभय जी, कहते हैं जब सड़कों में सन्नाटा होता है तो संसद आवारा हो जाती है, और कामोवेश इसका साफ साफ उदाहरण हम पिछले 3 दिन में देखे। 18 तारीख को, 19 तारीख को 2 दिन देखे, आज भी संसद स्थगित है। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं, मैं फिर से उसी बात को कहूंगा, हमें जरा व्यापक स्वरूप में इसे देखने की जरूरत होगी कि क्या कहीं एक बार नए सिरे से अंबेडकरवाद और पूरा हिंदुत्व आमने सामने हैं। दो विचारधाराएं हैं। अंबेडकरवाद का मतलब, या डॉक्टर अंबेडकर के जय भीम का मतलब समता, समानता और बंधुत्व है। हम फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल अचानक से लगा कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण चला है, इसको कल
परसों अमित शाह ने जो कुछ भी कहा, उसके पीछे की मानसिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस जिस मानसिकता से उन्होंने कहा, वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म से हमारे सामने आई और हम पूरी की पूरी भाजपा की एक ब्राह्मणवादी, एक आक्रामक मानसिकता को समझ सके। निश्चित तौर पे इसको लेकर के अभी ये बात और आगे तक जाएगी और हम सभी को लगातार इस पे बातचीत करनी होगी। देश के लोकतंत्र पसंद, एक समानता और समता को पसंद करने वाले लोग एक तरफ इकट्ठे होते जाएंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभय कुमार। हम ये बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। शीघ्र ही एक नए मुद्दे को लेके, एक नए विषय को लेके या इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। जय भीम, अभिवादन। थैंक यू। जय भीम।